हे गुड इवनिंग बच्चों। हाय, दिस इज वांशु और एक नई कक्षा में फिर से स्वागत है। आज का दूसरा चैप्टर यानी कि आज के दिन का दूसरा चैप्टर और वैसे है चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ पूछा जाता है। ठीक है, इससे जस्ट पहले 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं कि हमारी जो इकोनॉमी थी आज़ादी से पहले कैसी थी। फिर दूसरा चैप्टर जो इसमें हम 3 से 4 क्वेश्चन बोर्ड में 100% देखने वाले हैं जिसमें 1950 से लेकर 1990 तक का जो दौर है वो देखा गया और ज़्यादातर कंट्रोल भारत सरकार ने खुद अपने हाथों में लिया। अब हम इस चैप्टर पे बात करेंगे कि 1991 में ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमें अपनी पूरी अर्थव्यवस्था का जो सर्कुलेशन है वो बदलना पड़ा। उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो भारत के अंदर 1991 में इतनी बुरी हालत हो गई थी कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेने पड़ गए, यानी कि हमें अपनी पूरी अर्थव्यवस्था का जो ढांचा, जो स्ट्रक्चर, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं लगभग सबको बदलना पड़ गया। ठीक है, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन है कि 1991 इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। ठीक है, अगर बात करेंगे पाकिस्तान वगैरह की तो पाकिस्तान शायद 1988 में हमसे पहले ही वो लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आए थे। और ये वाली बात इस बुक के एंडलेस चैप्टर पे जब हम अपने नेबर्स के बारे में पढ़ते हैं, चाइना और पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तब वो वाली बात हमें वहाँ जानने को बहुत आराम से मिल जाएगी। अब मुद्दे ये हैं कि ऐसा क्या हुआ उन 40 साल के बीच में कि 40 साल के बाद हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत पड़ी। तो उसके कुछ रीजंस पे हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला रीज़न तो आपका ये है कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसने बहुत बुरा काम करा, यानी कि कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को अगर छोड़ दो, कुछ पर्टिकुलर कंपनीज वगैरह को छोड़ दो, तो हमारे पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस ओवरऑल बहुत घटिया रही, जिस वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। दूसरा, इन्फ्लेशन, महंगाई इतनी ज़्यादा मतलब सर पे चढ़ चुकी थी कि इन्फ्लेशन ने, महंगाई ने ना हवा ख़राब कर दी थी। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी एक रीज़न रहा बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपका फॉरेन एक्सचेंज लगातार कम होता जा रहा था, बल्कि इतना कम होता जा रहा था कि 2 हफ्ते बाद, ठीक है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ख़त्म। इसका ये मतलब है कि आप 2 हफ्ते बाद विदेशों से माल खरीद ही नहीं सकते, पैसा ख़त्म। ठीक है, उसका तो कहता है ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स, कर्जा लगातार बढ़ता जा रहा है, फॉरेन डिपेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है, जो मैनेजमेंट था वो बहुत इनएफिशिएंट था, मतलब अच्छा मैनेजमेंट नहीं था, मैनेजमेंट करना उन 40 सालों में सही से आया नहीं। और एक डेफिशिएंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर डेफिशिएंसी की बात करनी है तो आप जा सकते हो क्लास 12th के चैप्टर नंबर बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर, जो कि चैप्टर नंबर 12 रहेगा आपका। ठीक है, मतलब कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों के पास इतना विदेशी मुद्रा आ नहीं रही जितना जा रही है, तो ये उस डेफिशिएट को दर्शा देता है। ठीक है, यानी कि जो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना आ नहीं रहा रीजंस की वजह से, जितनी वजह से जा रहा है। तो ऐसे कुछ रीजंस रहे बेसिकली जिस वजह से हमें अपनी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे जो चैप्टर्स हैं, सॉरी ये वाला चैप्टर हमें लिटरली पढ़ना पड़ा और ये वाली बात है। ठीक है, क्राइसिस हुआ, इकोनॉमिक बिल्कुल कोलैप्स होने वाली हालत आ गई कि लगभग इकोनॉमी की हालत बुरी, लोगों का ये तक भी कहना था, हम पूछते हैं तो, क्योंकि वो टाइम इतना बुरा रहा है कि यार ऐसा ना हो कि भारत दोबारा से गुलाम हो जाए किसी का फाइनेंशियली के चक्कर में। तो क्राइसिस आया 1940 से। तो फोर्स उन्होंने की किस बात के लिए कि अब वर्ल्ड बैंक से, देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इन दोनों ने हमारे देश को लोन दिया तकरीबन $8 बिलियन का। $8 बिलियन का लोन इन्होंने हमें दे डाला। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, छिपा हुआ है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये इंटरनेशनल बैंक एंड फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हमारे वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम है। अब बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज लेके आए तो उसको हम बेसिकली, पहले का चलता था LQP, लाइसेंसिंग, कोटास, परमिट्स। लाइसेंसिंग को कन्वर्ट कर दिया गया लिबरलाइजेशन में, कोटास को कन्वर्ट कर दिया गया प्राइवेटाइजेशन में, और परमिट्स को कन्वर्ट कर दिया गया ग्लोबलाइजेशन में। तो LQP को LPG में कन्वर्ट करा हमारी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ने। और अब हम एक एक करके जानेंगे क्योंकि लाइसेंस, कोटा, परमिट्स पिछले चैप्टर में डिस्कस हो चुके हैं। इस चैप्टर के अंदर हम अपना लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इनको बारीकी से जानेंगे और समझेंगे व्हाट इज दिस। तो सबसे पहले हमें पढ़ा जाएगा लिबरलाइजेशन मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रेस्ट्रिक्शंस। देखना, रिमूवल ऑफ एंट्री यानी कि जो एंट्री की प्रॉब्लम्स हैं, ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर जो मार्केट में आ नहीं सकती, थोड़ी एंट्री में रेस्ट्रिक्शन है, वो ग्रो कर नहीं सकती, उसकी रेस्ट्रिक्शन है, उनको हटाया गया। लिबरलाइजेशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर की एंट्री और उनकी ग्रोथ पे जो दिक्कतें आ रही थी मार्केट के अंदर आने के लिए, उनको हटाया गया। द पर्पस ऑफ लिबरलाइजेशन वाज टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री। लिबरलाइजेशन ये लोग इसलिए लेके आए जिससे आपका जो कंट्री है
उसकी जो क्षमता है, उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सके एंड टू इंट्रोड्यूस मच मोर कंपटीशन इनटू द इकोनॉमी, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर अच्छे खासे लेवल पे कंपटीशन क्रिएट हो सके। सिंपल सा मतलब ये है कि मार्केट में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिला। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में आना चाहता है, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाना चाहता है, तो वो बिल्कुल कर सकता है, जिससे मार्केट के अंदर कंपटीशन क्रिएट होगा और उस कंपटीशन का फ़ायदा हमारी इकोनॉमी को होगा। ये मतलब है लिबरलाइजेशन का। एक नंबर के लिए बहुत आराम से आप इसको लग सकते हो, बल्कि एज वेल एज आप इसको 3 नंबर के प्रोस्पेक्टस से भी लिख सकते हो। देन वो आगे क्या पढ़ाएगा, ये जो लिबरलाइजेशन लेके आए इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये जो लिबरलाइजेशन लेके आए इसमें बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के ऊपर, ठीक है। 24 जुलाई 1991 को हमारे कई सारे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स लाए गए, यानी कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी चली आ रही थी 1948 या फिर 1956 में, ठीक है, उनके अंदर चेंजेस किए गए। क्या क्या चेंजेस किए गए, सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज़ को लेने के लिए जो लाइसेंस थे उनको कम किया गया। रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, दे एबॉलिश इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर ऑल द प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड 18 इंडस्ट्रीज़। 18 इंडस्ट्रीज़ को छोड़ के बाकी सब पे से लाइसेंस हटा दिया गया कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप काम कर सकते हो। दिस नंबर को भी घटा के 18 को भी घटा के कितना कर दिया गया, तकरीबन 5 कर दिया गया, ठीक है। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्राइंग ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स, दारू खरीदना है, बेचना, जो बनाना है, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कुछ भी करते हो तो आपको लाइसेंस चाहिए। सिगार, सिगरेट, टबाको, अगर आप इन सबको मैन्युफैक्चर करते हो, इनको सब्सटीट्यूट करते हो तो भी आपको लाइसेंस चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड द डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, स्पेशियस, हार्डवेयर, केमिकल्स एक्सेट्रा, यानी कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए कंपलसरी है कि लाइसेंस लेना ही लेना है। इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ अ प्राइवेट सेक्टर, तो भी गवर्नमेंट के हाथ में तो कोई दिक्कत तो आएंगी फिर। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर इन्होंने क्या करा कि उन्होंने लाइसेंस को कम करा, 18 से 5 इंडस्ट्रीज तक लाके सिर्फ लाइसेंस छोड़ दिया, बाकियों में लाइसेंस की प्रॉब्लम उन्होंने काफ़ी तक सॉल्व कर दी। दूसरा वो कहता है कि डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो घटा दिया गया। अगर आपको याद हो तो शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी, उसको घटा के कितना कर दिया गया, 8, विच वॉज फर्दर रिड्यूस टू, अब कितनी कर दी गई है, 8 से भी घटा के 3। एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड डिफेंस इक्विपमेंट, बल्कि अब तो रेलवे के अंदर भी धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब तो रैपिड रेल वगैरह ना जाने कितने सारे नए नए प्रोजेक्ट्स हमारे इकोनॉमी के अंदर उठ चुके हैं। तो पब्लिक सेक्टर का रोल डिक्रीज किया गया, क्योंकि इससे पहले पब्लिक सेक्टर ही सारा काम कर रहा था और भाई इतनी घटिया परफॉर्मेंस थी उनकी कि आज हमें ये वाला दिन देखना पड़ा, ठीक है। उसके अलावा डी रिजर्वेशन अंडर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर रिजर्वेशंस को दोबारा से रिक्रिएट किया गया। मोनोपॉलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और चीज़ें करी गई, ठीक है, बट ये खास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना था हमने उतना बता दिया, ठीक है। दूसरा उन्होंने क्या करा कि फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर रिफॉर्म्स करे। फाइनेंशियल सेक्टर यानी कि पैसे से रिलेटेड जो सेक्टर्स थे उनके अंदर बदलाव करे, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव मैं आरबीआई का मानता हूँ कि आरबीआई का रोल पूरा बदल दिया। द रोल ऑफ आरबीआई वाज रिड्यूस फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटर, कि पहले आरबीआई रेगुलेट करता था, खुद से करता था, अब वो बाकी अदर बैंकों को क्या करेगा, फैसिलेट करेगा, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा कि आप काम करो, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। ऑरिजिन इन प्राइवेट बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स को बढ़ावा मिला कि अगर प्राइवेट बैंक्स मतलब अपने आप को हमारे अर्थव्यवस्था में लाना चाहते हैं या फिर अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं तो वेलकम है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक विदेशी कंपनी अगर विदेशी व्यक्ति भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है तो 74% तक, आज के हिसाब से, आज का जो भी लास्ट ईयर तक का जो हिसाब रहा है, 74% तक एक विदेशी व्यक्ति भारत के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर। ईजी इन एक्सपेंशन प्रोसेस, बैंक वर गिवन फ्रीडम टू सेटअप न्यू ब्रांचेस, अगर बैंकिंग अपने नई ब्रांचेस खोलना चाहते हैं तो भी खोल सकते हैं बिना आरबीआई के टांग अड़ाए, ठीक है, क्योंकि आरबीआई फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, रेगुलेट नहीं कर रहा है। टैक्स रिफॉर्म की बात करते हैं तो रेफर्स टू रिफॉर्म इन गवर्नमेंट टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी विच आर कलेक्टिवली नोन एज द फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसीज वगैरह इंट्रोड्यूस की गई, मतलब टैक्स को मैं ये कहूँगा आसान बना दिया गया, ठीक है। और बेसिकली टैक्स दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और ध्यान रखना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो पेपर है, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, उसके अंदर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स 3 मार्क्स में पूछे गए हैं। और ये चैप्टर नंबर 10 के अंदर आपको डिटेल में एक बार को पढ़ाया गया कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स होता है और कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा बात इसके अंदर नहीं की जाएगी। उसके बाद वो कहता है कि द मेजर टैक्स रिफॉर्म्स वर मेड, कि रेशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अंदर चेंजेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या कहते हैं आपका रिफॉर्म्स करे गए हैं। टैक्स का जो तरीका है, जो टैक्स का पहले लोग बड़ा हुआ मानते थे टैक्स को, कह रहे क्या है, तो टैक्स का तरीका सिंपल किया गया। आज के दिन तो आपको जीएसटी पता है, लेकिन वो इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग टैक्सेस होते हैं जो डायरेक्ट टैक्स की तरह ट्रीट होते हैं, ठीक है।
तो टैक्स का प्रोसेस इतना सिंपल लग रहा है कि कोई भी एक आम व्यक्ति अगर समझना चाहे तो समझ सकता है, कोई वो उसमें कोई साइंस नहीं है जो हमारे समझ के बाहर होगी कि हमें तो समझ में आ नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हैं। तो उस टाइम हमारी गवर्नमेंट ने, एक बात और ध्यान है कि जब 1991 वाली बात आई थी तो हमारे उस टाइम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, ठीक है, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। यस, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। और उनके हाथ में इतनी पावर थी जितना कि अब हमारे पीएम के पास हो, ठीक है। तो उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एज अ इकोनॉमिस्ट हमारे रुपये की वैल्यू को डिवैल्यूएट कर दिया। इसका ये मतलब है कि हमारे इंडियन रुपये को दुनिया के सभी करेंसीज के सामने कमज़ोर कर दिया। रेफर्स टू डिलिबरेट रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, देखो, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी अगेंस्ट ऑल फॉरेन करेंसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि विदेशी लोग हमारी करेंसीज की तरफ अट्रैक्ट हो सके, क्योंकि जब आपको लगता है कि अगर मान के चलो कि भाई वियतनाम घूमने चल रहे हैं, वियतनाम में हमें ये पता चला कि हमारा 1 रुपया वहाँ के 300 के बराबर है, तो सोचो भाई, आपको तो लगेगा कि अरे भाई 1 रुपया 300 के बराबर है, कि हाँ कि चलो चलते हैं, घूमने चलते हैं, फिर उनके साथ ट्रेड करते हैं, कोई भी चीज़ एक्सेट्रा है। तो आपने अपनी करेंसी को दुनिया के सामने क्या दिखा दिया, कमज़ोर दिखा दिया, जिससे उन्हें स्ट्रांग फील हो सके और वो हमारे देश में इंटरेस्ट ले सकें, क्योंकि गरीब इंसान को तो भाई कहते हैं ना हकवा, ठीक है। तो डिवैल्यूएशन किया गया। मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट की अगर बात करते हैं तो मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द इंडियन रुपी इन द टर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट अपने हाथ में लेके चलती थी, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया कि मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया कि आपकी जो इंडियन वैल्यू है, जो इंडियन करेंसी है, उसकी मार्केट वैल्यू पहले तो मार्केट डिसाइड करेगा और उसके बाद जो कंट्रोल जाएगा वो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों में जाएगा, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इसको डिटेल में पढ़ाया जाता है, बट स्टिल आप इसको यहाँ भी ध्यान रख सकते हो। देन वो आपको क्या पढ़ा रहा है, वो आपको पढ़ा रहा है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। ट्रेड के अंदर क्या बदलाव किए गए, सबसे पहला बदलाव किया गया कि जितना भी क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जितने भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट्स पर जितने भी फालतू की रेस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को कम कर दिया गया, बिल्कुल इंपोर्ट ड्यूटीज़ को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और लाइसेंस सिस्टम से बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि ब्रो तू चिल मार, तू काम कर, हम तेरे साथ खड़े हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। गॉट इट। अब आ जाओ प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। नाम से समझ मारा, प्राइवेटाइजेशन यानी कि प्राइवेट सेक्टर की बातचीत होगी। वो कैसे होगी बात करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। क्यों, सुनते रहेंगे क्या क्यों इंपॉर्टेंट है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले देखो, मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कि मालिकाना हक आप प्राइवेट सेक्टर को दे देते हो। उसका मैनेजमेंट, उसका कंट्रोल सब कौन देखेगा, प्राइवेट सेक्टर देखेगा। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज टू द एंटरप्रेन्योर्स इन द प्राइवेट सेक्टर। सीधा सा मतलब है कि जो कुछ चीज़ें, सपोज करो कि कोई पर्टिकुलर कंपनी है जो गवर्नमेंट के हाथों में है, लेकिन स्टिल शायद गवर्नमेंट उसको या तो काम कर नहीं पा रही है, फिर लॉसेस फेस कर रही है बहुत सारी मशक्कत करने के बाद। तो ऐसे में क्या करेगा कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो उसके अधिकार बेच देता है, किसको, प्राइवेट सेक्टर को बेच देता है। प्राइवेट सेक्टर उसके बदले में पैसा प्रोवाइड कराता है, किसको, पब्लिक सेक्टर को, ठीक है। तो जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसे हमारा सरकार कंट्रोल करती है, उसकी ओनरशिप अब किसके हाथों में है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। तो इसी को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। और आप प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला तरीका है कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मालिकाना हक ही आप प्राइवेट सेक्टर को दे दो, या फिर क्या कर सकते हो, डिसइन्वेस्टमेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिसइन्वेस्टमेंट। हर साल बजट के अंदर हमारी गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करती है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ PSUs टू द पब्लिक। मतलब क्या है, जैसे रेलवे की बात करते हैं, ठीक है। तो रेलवे के तकरीबन 22 से 25% शेयर अगर हमारी भारत सरकार डिसइन्वेस्ट कर चुके, तो उसको देखो, डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है, LIC के 10% शेयर्स बेचे तकरीबन, ठीक है। और क्या कहते हैं आपको, उसमें तकरीबन 21,000 करोड़ रुपए इन्होंने जुटाना चाहे थे। रेलवे के थोड़े से शेयर बेचे, उससे अच्छा खासा इन्होंने पैसा मतलब जुटाना चाहा था। तो ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो प्रॉपर गवर्नमेंट के कंट्रोल में कंपनियां हैं, जो भी हैं सेक्टर्स हैं, पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं, उनके कुछ हिस्से, उनके कुछ इक्विटी शेयर्स ये लोग मार्केट को बेचते हैं, जिसको ये लोग क्या कहते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं लोग जनरली, डिसइन्वेस्टमेंट। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बहुत बता दूँ, अगला जो टॉपिक है महारत्न, नवरत्न, मिनी रत्न, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सैम्पल पेपर 2022 और 23 के अंदर स्टिल पूछा गया है। जो अभी आपको मिले हुए सैम्पल पेपर हैं उनके अंदर
तो बात करते हैं कि पीएसयू टू compete more effectively in the liberalized global environment, government started granting नवरत्न status to PSUs and similarly we have, मतलब एक होता है ना कि ये हमारे नवरत्न हैं, ये महारत्न हैं, तो हमारे पास, हमारी भारत सरकार के पास तकरीबन 10 महारत्न हैं, 14 नवरत्न हैं और 73 मिनी रत्न हैं। ठीक है, तो उन्होंने इन्हीं कुछ नवरत्न के नाम पूछे, जैसे कि 10 महारत्न में से 2-3 नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये एक महारत्न का नाम है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक महारत्न का नाम है। तो प्लीज़ आप इनके नेम लर्न कर लीजिए। इनके नेम अगर आपको याद होते हैं तो आप उनके नेम लिख के आराम से 3 नंबर प्राप्त कर सकते हो। अगर मैं नवरत्न की बात करता हूँ तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्सेट्रा, ये सब हमारे 14 नवरत्न हैं। अगर मैं 73 मिनी रत्न की बात करता हूँ तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसका एक एग्जाम्पल है। आपको क्या करना है, अगर जाके आप अपना गूगल भी कर लेते हो ना, नवरत्न ऑफ इंडिया, महारत्न ऑफ इंडिया, तो फटाक से लिस्ट खुलेगी और उसके आप नेम जितना 2, 4, 5 या 10 तक नाम याद कर सकते हो कर लीजिए। ये इस साल के सैम्पल पेपर 2022-23 में पूछा गया है, ये चीज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट वो क्या कहता है, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का मतलब बड़ा आसान होता है कि अपनी इकोनॉमी के पूरे जो दरवाजे हैं खोल दो, सिर्फ भारत में ही कनेक्ट नहीं होना। जब आप अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ देते हो, दुनिया के साथ जोड़ देते हो, तब आप ग्लोबलाइजेशन के चरण पर पहुंच जाते हो। तो कहता मीन्स इंटीग्रेटिंग ऑफ द इकोनॉमी, इंटीग्रेटेड ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विद द वर्ल्ड्स इकोनॉमी। जब आप अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर देते हो, उसके साथ जोड़ देते हो, तब आप बनते हो ग्लोबलाइजेशन वाले फेज के साथ। ठीक है, चेंज मोड बाय द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी प्रिपेयर्ड ए स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ द हाई टेक्नोलॉजी एंड हाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज। जब आप अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजीज, हाई टेक्नोलॉजीज देखने को मिलेंगी, हाई इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा, जो आपकी इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प कराएगा। इन ऑर्डर टू मेक इंटरनेशनल एडजस्टमेंट ऑफ इंडियन करेंसी, रुपीज़ वाज डिवैल्यूएट, उस टाइम पे कि वर्ल्ड हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सके। हमने भी पढ़ा था कि डिवैल्यूएशन किया गया था तकरीबन 20%, हमारे अपने जो देश के फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है, उन्होंने हमारी करेंसी को 20% तक गिरा दिया था वर्ल्ड के सामने, जिससे वो वर्ल्ड हमारी तरफ अट्रैक्ट हो सके और हमारी तरफ इन्वेस्टमेंट कर सके और बेहतर टेक्नोलॉजी हमारे देश में ला सके। द यूनियन बजट 1992 से लेकर 33 तक मेड इंडियन रुपी पार्शियली कन्वर्टेबल एंड देन बाद में वो फुल्ली कन्वर्टेबल हो गए। यानी कि पहले तो कि अगर आप अपने रुपीज़ को कन्वर्ट करना चाहते हो किसी और करेंसी में तो कर सकते हो, लेकिन एक टाइम के बाद 1993-94 के जो बजट आया था उसमें आपने उसको क्या कर दिया, फुल्ली कन्वर्टेबल, कि आप उसको प्रॉपर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, 1992 से 70 के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी चली, आप इसको 1 नंबर के लिए बिल्कुल याद रख सकते हो। रिमूवल ऑल रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल टू द एक्सटर्नल ट्रेड एंड अलाउ मार्केट फोर्सेस टू द प्ले अ ग्रेटर रोल इन रेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ठीक है, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी लेकर है तो जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस इन पर रही होंगी उन सबको हटा दिया गया ताकि इंपोर्ट भी बढ़ सके देश के अंदर, एक्सपोर्ट भी बढ़ सके। गवर्नमेंट हैज मॉडिफाइड द कस्टम ड्यूटी टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट रिडक्शन फ्रॉम 250% से 10%। आप कुछ सोचो कि ये लोग जो पहले कस्टम ड्यूटी 250% लिया करते थे वो घटा के कितनी कर दी गई, मात्र 10%। समझ रहे हो, 240% अमाउंट के थ्रू उन्होंने अपनी जो है क्या कहते हैं एक्सेस ड्यूटी को गिरा दिया। ठीक है, उसके बाद वो जो उसमें पढ़ाएगा, देखिए ये जो पढ़ाई गई ये चीज़ें ये से भी बताई गई हैं कि ग्लोबलाइजेशन का क्या चेंजेस आए हमारी इकोनॉमी के अंदर, इसलिए वाली बात पढ़ाई गई। आउटसोर्सिंग, ये इंपॉर्टेंट है फॉर 1 मार्कर क्वेश्चन कि आउटसोर्सिंग क्या होता है। अगर मैं आपको सिंपल से बता दूँ, BPO, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इन शॉर्ट कॉल सेंटर। तो कहता है कि रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज टू द थर्ड पार्टी विच वर अर्लियर परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या इस बात का थर्ड पार्टी बोल रहा है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है। सपोज करो कि अमेजॉन कंपनी है, ठीक है, और वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाती है और मार्केट में बेचती है। तो अमेजॉन और वो जो मार्केट में बेच रहा, अमेजॉन मार्केट में बेचती है तो अमेजॉन इज़ द प्रोड्यूसर, जो उसको खरीदता है वो इज़ द कंज्यूमर, या कस्टमर शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जो खरीद रहा है वो कस्टमर हो गया। ये लोग हो गए 2 लोग। अगर उस प्रोडक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ऐसी कोई भी दिक्कत आती है, तो अमेजॉन का काम प्रोडक्शन करना है, वो तो इन चीज़ों में पड़ेगी नहीं, तो वो क्या करेगी, एक थर्ड पर्सन को हायर करेगी, जिनको कॉल सेंटर वाले जो लोग होते हैं, और वो लोग आपकी प्रॉब्लम्स का निवारण आपको करके देते रहेंगे। ठीक है, इस कॉल्ड आउटसोर्सिंग। 1 नंबर के लिए बहुत प्यारी चीज़ है, कोई बुराई यहाँ पे नहीं आएगी।
उसके बाद एक नंबर के प्रोस्पेक्टस है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फाउंड इन 1955 एज द सक्सीडर ऑर्गेनाइजेशन टू द गेट, यानी कि जिस चीज़ का नाम पहले गेट था, GATT, वो 1995 में किस में कन्वर्ट हो गई, WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम जानते हैं तो गेट का मतलब क्या है। गेट का मतलब है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन 1948 विद द 23 कंट्रीज। गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये 1948 में शुरू किया गया, 23 कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी। 1995 तक आते आते गेट का नाम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया और प्रेजेंट में तकरीबन 164 देश इस WTO का एक पार्ट हैं। ठीक है, अब कुछ मेजर फंक्शंस हैं WTO के। वर्ल्ड WTO करता क्या है, तो टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, बायलैटरल या मल्टीलैटरल ट्रेड हो सकती है, थ्रू रिमूवल ऑन टैरिफ एज वेल एज द नॉन टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं कि ये इंटरनेशनल व्यापार को बढ़ाने में जो योगदान दे सकते हैं वो देते हैं। इन शॉर्ट ये होता है अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रिजाइम इन विच नेशन कैन नॉट प्लेस आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड। अब अगर मैं एक बात बता दूं तो भारत सरकार ये नहीं कह सकती कि चाइनीज़ प्रोडक्ट बैन करो, वो ये कह सकते हैं कि अपने देश के प्रोडक्ट्स खरीदो। तो अगर आप WTO का हिस्सा हो तो आप सीधा सीधा किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं कर सकते। अगर वो चीज़ WTO के रूल्स के अगेंस्ट है तो तब तो बिल्कुल ही ना नहीं कर सकते। ठीक है, टू इनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड सर्विसेज, हमारे जो इकनॉमी, जो वर्ल्ड इकनॉमी है उसमें जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके, जितनी ज़्यादा सर्विसेज बढ़ सकें बढ़ाओ, ये इसमें WTO हेल्प कराता है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है कि जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, यानी कि जो हमारे वर्ल्ड रिसोर्सेज हैं वो बहुत बेहतर से बेहतर तरीके से उनको इस्तेमाल किया जा सके, इस पर WTO काम करता है। और एनवायरनमेंट को बचाना है, इस पर WTO काम करता है। ठीक है, तो आपने दो नाम सुने, बायलैटरल और मल्टीलैटरल, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। बायलैटरल की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो जब दो कंट्रीज के बीच में व्यापार या समझौता होता है तो बायलैटरल, और जब दो से ज़्यादा के बीच में होता है तो मल्टीलैटरल। टैरिफ बैरियर्स की बात करते हैं तो द बैरियर्स विच आर इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू मेक देम रिलेटिवली कॉस्टलियर एंड टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम द स्टिफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। ठीक है, क्या कर रहा है ये, द बैरियर्स विच आर इम्पोज, जब आप इम्पोर्ट करते हो गुड्स एंड सर्विसेज विदेशियों से तो आपको उस पर अच्छा खासा क्या देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए इम्पोर्ट ड्यूटीज पे करनी पड़ती है। ठीक है, नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या है, दे द बैरियर विच आर इम्पोज ऑन क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई टैरिफ बैरियर ये कह रहा है कि आपको टैक्सेस पे करने पड़ सकते हैं अगर आप विदेशों से कोई माल खरीदते हो, और नॉन टैरिफ बैरियर ये कह रहा है कि जो लिमिट सेट करी गई थी ना उसके ऊपर, जैसे कि आपको कोटा दिया गया था, इंपोर्ट लाइसेंसिंग दिया गया था, एक्सेट्रा। एक होता है ना कि आप इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते, देख लो, imposed on quantity of import and export of goods and services is non-tariff barriers, and tariff barriers is what, ये क्या कहता है कि ये लगते हैं imposed on import of goods and services, जिससे वो थोड़ी महंगी हो जाती हैं, जिससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाया जा सके इंटरनेशनल कंपटीशन के सामने। इन चीज़ों का ध्यान भी आप WTO के अंदर आराम से देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि LPG के ऊपर कुछ अच्छी बातें बोली गई, कुछ बुरी बातें बोली गई। ठीक है, अब अच्छी बातों की अगर बात करते हैं तो ये कहते हैं कि भैया एक तो इससे आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट बढ़ी। ठीक है, 1980 से 1990 के बीच में तकरीबन 5.6% ग्रोथ रेट थी, जो बढ़ के तकरीबन 6.7% ग्रोथ रेट हो जाती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आया। सोचो 1990 में सिर्फ $100 मिलियन, 100 मिलियन भाई, 2017 तक आते आते $30 बिलियन। देख लो कितना बड़ा अमाउंट है, कहाँ मिलियंस कहाँ बिलियंस। ठीक है, मेक इन इंडिया शुरू हो गया इसके चलते, एक नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया आ गया, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ने लगा कि जहाँ पे पहले 1990 में जब हम क्राइसिस में आए थे तो $6 बिलियन हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था। तकरीबन अक्टूबर 2022 तक, अब तो और भी फ्लक्चुएट होता रहा, तकरीबन 532, मोटा मोटा लगा लें तो 550 बिलियन $US हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। आपका एक्सपोर्ट बढ़ा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हुआ, प्राइवेट सेक्टर का रोल कंट्रोल हुआ। तो ऐसे बहुत सारे फ़ायदे हैं जो कि हमारे इन रिफॉर्म्स की वजह से हमें देखने को मिले। अगर आप बात करते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी, क्यों इनकी बेइज्जती मारी गई, एक तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट में कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, उल्टा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी।
एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर को तो ये कहते हैं कि इग्नोर तक मारा गया, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई खास काम ही नहीं हुआ। पब्लिक इन्वेस्टमेंट यानी कि जो सरकार की इन्वेस्टमेंट है वो गिरा दी गई, सब्सिडीज कम कर दी गई, ठीक है। रिडक्शन एंड लिबरलाइजेशन एंड इम्पोर्ट ड्यूटीज, शिफ्ट फूड क्रॉप्स को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, कैश क्रॉप्स एक्सेट्रा में, यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटीज को कम कर दिया गया। अगर आप विदेशियों को माल बेचना चाहते, बाहर से कुछ खरीदना चाहते हो, वो तो चीज़ वैसे सच्ची है, तो रिडक्शन एंड लिबरलाइजेशन इम्पोर्ट ड्यूटीज, ठीक है। अगर ज़्यादा है तो आप 1 2 3 इन्हें पढ़ लो, आप इससे समझ सकते हो कि पब्लिक सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट कम कर दी, सब्सिडी कम कर दी, फूड क्रॉप्स को कैश क्रॉप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई खाद एक्स्ट्रा फैसिलिटी हमारे किसानों को मिल नहीं रही, तो इस वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, चीपर इंपोर्टेड गुड्स, अब विदेशों से इतनी सस्ती गुड्स मिल रही है, हमारी इंडस्ट्रीज कहाँ ग्रो करेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में खास है नहीं, नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय डेवलप्ड कंट्री, नॉन टैरिफ बैरियर्स बाय डेवलप्ड कंट्रीज, ये हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके द्वारा उल्टे लगाए गए। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में खास ग्रोथ हुई नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर खास कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद एक बड़ी प्रॉब्लम रही कि इन इफेक्टिव डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ का ये मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट हमेशा से डिसइन्वेस्टमेंट करती है, बट वो इतना बेहतर नहीं रहा। अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर द डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट वाज नॉट सक्सेसफुली बिकॉज द एसेट्स ऑफ पीएससी, यानी कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से एंटरप्राइजेज हैं वो अंडर वैल्यूड बिक गई, यानी कि कम कीमत पे बिक गई, जितना वो उनको बिकना चाहिए था उससे कम में बिक गई। एक तो ये माना जाता दिक्कत की बात है। मोर एवर सच प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट वर यूज टू कंपनसेट शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। देखो, सच प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट हुई वर यूज द कंपनसेटिंग शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू रेदर देन द यूजिंग इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीएससीज एंड बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ओके, जब हमारी गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट करी, उनके हाथ में क्या आया, अच्छा खासा पैसा आया, तो उस पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट को अक्सर अपने खर्चे पूरे करने में करना पड़ा, ना कि वो हमारे देश की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं या फिर जो बचे हुए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ। उसका पैसा अक्सर रेवेन्यूज़ को पूरा करने में किया गया। टैक्स पॉलिसी इतनी इफेक्टिव नहीं थी, कुछ खास नहीं थी, जो बैलेंस हो रही है वो बड़ी इम्बैलेंस, अच्छी ग्रोथ यहाँ पे नहीं हुई। इसके बाद इसके कुछ 1 से 2 टॉपिक और ऐड हो जाते हैं। डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, ठीक है। तो डिमोनेटाइजेशन बेसिकली हुआ क्या था, ठीक है। ये डिमोनेटाइजेशन कितना आ जाता है, डिमोनेटाइजेशन वाली बातचीत हो जाती है 1 2 3 छोटे 2-3 पन्ने और आपका चैप्टर ये हमारे पास से खत्म हो जाता है। डिमोनेटाइजेशन की बात करें तो इसको कहते हैं नोटबंदी, ठीक है। आई थिंक 8 नवंबर में ये हमारी लगी थी 2016 में, 16-17 एग्जैक्टली तो डेट याद में कोई सही भी नहीं है, बताओ यार, ठीक है। तो डिमोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, इज द एक्ट ऑफ रिमूविंग अ करेंसी यूनिट ऑफ इट्स स्टेटस एज लीगल टेंडर, यानी कि आपकी जो करेंसी है, जो आपके 500 रुपये के और 1000 रुपये के नोट थे, उनका जो स्टेटस था एज अ लीगल टेंडर वो छीन लिया गया, वो रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, भागो यहाँ से, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं। दीज नोट अकाउंटेड फॉर ऑलमोस्ट 86% ऑफ कंट्रीज कैश सप्लाई। देख रहे हो, 500 और 1000 का नोट हमारी अर्थव्यवस्था का तकरीबन 86% मनी सप्लाई को संभालते थे। कितना बड़ा अमाउंट, मतलब अगर मार्केट में मैं कहता हूँ 100 करोड़ है तो 80 करोड़ 86 करोड़ रुपीज़ सिर्फ 500 और हज़ारों के नोटों के थे, ठीक है। इम्पैक्ट बात करते हैं कि डिमोनेटाइजेशन के क्या क्या अच्छे इम्पैक्ट पड़े, बुरे इम्पैक्ट पड़े। सबसे पहले मनी के रेस्पेक्ट में बात करें, इंटरस्टेट के, तो सबसे पहले कैश ट्रांजैक्शंस घटी, ठीक है, यानी कि जो कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा मिला, कैश ट्रांजैक्शंस घटी, बैंकों के अंदर डिपॉजिट्स बढ़ने लगे और फाइनेंशियल सेविंग्स तक भी लोग करने लगे, क्योंकि जब चीज़ कैश में होती है तो बैंकों तक तो पहुंचती नहीं। अब अगर किसी का पैसा बैंकों में पड़ा हुआ तो बैंक उस पैसे का इस्तेमाल करके अच्छा खासा काम कर सकता है, ठीक है। प्राइवेट वेल्थ की बात करें तो कहता है डिक्लाइन सिंस सम हाई डिमोनेटाइज्ड नोट्स वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइस फेल, ठीक है। प्राइवेट वेल्थ की बात करें तो हमारा जो ये बात सच है कि रियल एस्टेट के दाम अच्छे खासे गिरे थे। कहता है सिंस सम हाई डिमोनेटाइजेशन नोट्स वर नॉट रिटर्न, बहुत सारा पैसा तो वापस ही नहीं आया। क्यों? टैक्स वैक्स की टेंशन, हो सकता है कि सरकार कुछ सजा वजा दे दे, एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी दिक्कतें नहीं हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर की बात करें तो उनके सेक्टर पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, प्राइवेट सेक्टर की वेल्थ घिस गई थी थोड़ी सी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का काम काफ़ी हद तक स्लो डाउन पड़ गया था, ठीक है। उसके बाद वो कहता है डिजिटाइजेशन, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स अमंग, ये कहता है अमंगस्ट न्यू यूजर्स एंड यूज्ड अ रुपे कार्ड, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम इंक्रीज। नोटबंदी के बाद से
ये जो इलेक्ट्रॉनिक मनी है इसने बहुत ज़्यादा डिजिटल किया है खुद को, डिजिटलाइजेशन किया है, जिसके अंदर अपना पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, भारत पे, अमेज़न पे, जन दुनिया भर के पे चले। तो प्राइवेट सेक्टर का तो मुँह पिटा, मनी कैशलेस ट्रांजैक्शंस बढ़ी, बैंक ट्रांजैक्शंस बढ़ी, सेविंग्स बढ़ी, पब्लिक सेक्टर की सेहत पर खास फ़र्क पड़ा नहीं और हम डिजिटलाइजेशन की तरफ चलने लगे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है रियल एस्टेट की बात करें तो प्राइस गिरे, प्रॉपर्टीज़ के दाम गिरे। टैक्स कलेक्शन की बात करें तो कहता है कि राइज इन इनकम टैक्स कलेक्टिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्क्लोजर, हमारा टैक्स बढ़ा। ऐसी बात नहीं है, जब से जीएसटी वगैरह आया तो हमारा टैक्स लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। बाकी जो मैंने आपसे कहा था कि डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था, तो 8 नवंबर 2016 को ही हुआ था, मैं वो खास कन्फ्यूज इसमें नहीं हुआ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको जीएसटी पढ़ाना चाहता, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। आप याद रख सकते हो कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो किस पे लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे, जिसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। इसकी बात करते तो ये 1 जुलाई 2017 को हमारे अस्तित्व में आया था और जीएसटी का बिल पार्लियामेंट में कब पास हुआ था, 29 मार्च 2017 को। तो डेट याद रखना कि जीएसटी एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 को और बिल पास कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, अगर बात करते हो कि जीएसटी वगैरह की बात करते हो तो दो तरीके से, एक होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको सीजीएसटी कह देते हैं, एक होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको आप क्या कह देते हो, एसजीएसटी कह देते हो। इसका मतलब क्या, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको इंट्रा स्टेट बोला जाता है। इंट्रा स्टेट जीएसटी इसको जनरली बोला जाता है। जब आप एक स्टेट में रह के एक ही स्टेट में सामान बेचते हो या खरीदते हो तब आप सीजीएसटी और एसजीएसटी शब्द का इस्तेमाल करते हो जिसको आप इंट्रा स्टेट बोलते हो। और अगर आप हो यूपी के और सपोज करो आप बिहार के साथ दारू खरीद और बेच रहे हो, ठीक है वैसे तो वहाँ बैन है पर बिकती रहती है, मीम देखो कितने तगड़े तगड़े आते हैं उस पर, तो तब वो जो उस टाइम जब दो स्टेट्स के बीच में लेन देन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वहाँ जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, बाकी इसमें पढ़ोगे तो 0%, 5%, 12%, 18%, 5, 12, 18, 28 ये जीएसटी स्लैब बना रखे हैं इस हिसाब से कि भैया इस हिसाब से हम लोग अपना जीएसटी चीज़ों पे लगाने वाले। कुछ एक्स्ट्रा की बात करते हैं तो सबसे क्या है, सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर, सबसे कुछ इफेक्ट वाली बात है कि ये एक ऐसा टैक्स है जिसमें सिर्फ अकेला जीएसटी वाली बातचीत होती है। इफेक्ट ऑन प्राइस, लग्जरी गुड्स हैव बिकम कॉस्टियर व्हाइल आइटम ऑफ मास कंजम्पशन हैव बिकम चीपर। जितनी भी लग्जरी गुड्स थी जीएसटी वजह से वो महंगी हुई और ऐसी गुड्स जो कि बड़े लेवल पे हमारे देश के लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतें कम हुई। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, जितना आप कंज्यूम करोगे उस हिसाब से टैक्स पे करोगे, तो टैक्स इज रिसीव्ड बाय द स्टेट यानी कि हमारी गवर्नमेंट कह सकते हो, इन विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एंड नॉट बाय द स्टेट विच इन विच सच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। क्या कह रहा है वो, ये कहता है स्टेट इन विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम, जो आप कंज्यूम करते हो उस पर टैक्स पे करोगे, ना कि जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उस पर। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किस हिसाब से होता है, तो कहता है कि अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आपको कम से कम 20 लाख का टर्नओवर एक साल का दिखाना पड़ेगा। अब बिजनेस हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 20 लाख टू द कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। देखिए The limit is set to 10 lakh for northern, east and hilly state flagged as a specific category states। जहाँ पहाड़ी वगैरह क्षेत्र होते हैं ना वहाँ पे 10 लाख में भी आपको जीएसटी को मिल जाता है। ठीक है, फिर कभी कभी हम नोट्स बनाते हो तो हमें बड़ा डर लगता है, पता है किस चीज़ का, कि कोई 10 लाख, अब ऐसा हो सकता है 10 लाख की जगह में 40 लाख कर दे। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी दिक्कत है। एक मिनट हो, तो वैसे ही इतना ही है, बाकी ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 20 लाख रुपए कहाँ पे, जब आप लोगों को आपका फाइनेंशियल और अगर 10 लाख की लिमिट यहाँ सेट कर दी गई कि 10 लाख रुपए पे भी आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप नॉर्दर्न ईस्ट में या फिर हिली स्टेट्स के लोग हैं तो वहाँ पे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन आराम से मिल जाएगा। फिर वो कहता है एंटी प्रॉफिटिंग मेजर, एज पर द एंटी प्रॉफिटिंग रूल्स द बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूस जीएसटी टैक्स रेट्स एंड इंक्रीज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट शुड बी पास टू द कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ द रिड्यूस्ड प्राइस। ठीक है, अ नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूट फॉर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस प्रोविजन। वो क्या कह रहा है, मतलब जीएसटी के लिए जब जीएसटी लागू हुआ था तो हमारी गवर्नमेंट ने क्लेम किया था कि इसका फायदा कंज्यूमर्स को ज़्यादा मिलेगा। देखो आप, द बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूस्ड जीएसटी टैक्स, द बेनिफिट्स ऑफ रिड्यूस्ड जीएसटी टैक्स रेट्स एंड इंक्रीज इनपुट टैक्स क्रेडिट शुड बी पास टू द कंज्यूमर। ठीक है, अगर की फीचर्स की बात करते हैं इसके बाद, इसकी फुल फॉर्म आप याद रख सकते हो NAA की,
नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी की बात करते हैं। तो कुछ की फीचर्स जीएसटी के, जैसे कि आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हो, पूरी कंट्री में कोई भी कर सकता है। एप्लीकेबल ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे ही ये अप्लाई होता है। ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, यानी कि जब आप कंज्यूम करते हो, प्रोड्यूसर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं है, कंजम्पशन पे है। इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो वो अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उसको इंटर स्टेट के अंदर डाला जाता है, ना कि इंट्रा स्टेट के अंदर। जीएसटी की बात करते हो तो 0% भी इसके अंदर है, 0%, 5%, 12, 18, 28, ठीक है। और फिर वो कहता है कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट एंड सप्लाईज टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर जीरो रेटेड। एक्सपोर्ट करते हो या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर आप सप्लाई करते हो तो 0% पे होता है पेमेंट ऑफ जीएसटी। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एक्सेट्रा, इनके माध्यम से आप जीएसटी की पेमेंट कर सकते हो। जीएसटी के बेनिफिट्स की बात करें तो रिडक्शन इन ओवरऑल टैक्स बर्डन से उन्होंने राहत दी, कोई हिडन एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इसके माध्यम से और बढ़ी, कंज्यूमर के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो सकती हैं, और हायर डिस्पोजेबल इनकम इन हैंड, एजुकेशन एंड अदर एस्टिमेटेड नीड्स या एसेंशियल नीड्स। डिस्पोजेबल इनकम इज व्हाट, जो आप या तो कंज्यूम करते हो या फिर आप उसको क्या कर लेते हो, सेव, ठीक है। एक्सेट्रा क्या कर सकते हो उसके ऊपर, एक्सेट्रा। दिस इज इट इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। और अगर कोई डाउट्स, कोई सवाल आते तो करो कमेंट्स, कॉल करो, कुछ भी करो, ऑलवेज रेडी हैं। थैंक यू सो मच।